कहते हैं ना कि अक्लमंद के कान बड़े और जुबान छोटी। कुछ वैसा ही इस वक्त भारत ने किया है, जहां एक तरफ भारत ने 18,000 करोड़ लगा दिए हैं और ये चाइना की बर्बादी लिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने अपने बॉन्ड को बर्बाद कर लिया खुद से। चाइना के ऊपर सबसे बड़ी समस्या, जानेंगे कैसे जिनपिंग ने खुद ही तबाह कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल पड़ गया है दुविधा में, करे तो क्या करे, भारत की तरफ जाए या चीन के तरफ। चीन तो बर्बाद हो रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अमेरिका के बाद अब चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। प्रचंड 23 सितंबर से 30 सितंबर तक चीन में रहेंगे। प्रचंड का ये चीन दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब नेपाल और भारत के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेपाली एक्सपर्ट कहते हैं कि आज का भारत लगातार तरक्की कर रहा है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यही नहीं, चीन को घेरने के लिए अमेरिका भारत के साथ लगातार रिश्ते मजबूत कर रहा है। भारत ने चंद्रयान 3 को उतारकर चीन को अपनी बढ़ती ताकत का एहसास भी करा दिया है। काठमांडू के पोस्ट में लिखे अपने लेख में प्रज्ञा घिमिरे कहते हैं, इन सब के बीच चीन की विकास दर अब गिर रही है और बेरोजगारी की दर भी 21% पहुंच गई है। यही नहीं, चीन का BRI भी अब दुनिया में अपनी चमक हो रहा है। भारत और चीन में आ रहे इस बदलाव के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। इससे पहले प्रचंड भारत की यात्रा पर गए थे। नेपाल प्रधानमंत्री के इन दौरों को एक तरीके से माना जा रहा है कि नेपाल संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रज्ञा ने कहा कि साल 2015 में भारत के नाकाबंदी करने के बाद नेपाल ने चीन के साथ रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए थे। नेपाल ने BRI को लेकर भी कदम आगे बढ़ाया था। साल 2019 में चीन के राष्ट्रपति भारत के बाद नेपाल की यात्रा पर भी गए थे। इन सब के बाद भी नेपाल और चीन के बीच जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ वो लागू नहीं किए जा सके हैं। उन्होंने कहा कि चीन और नेपाल के बीच रिश्ता न तो अच्छा हो रहा है और न ही खराब हो रहा है। इसकी वजह राजनीतिक हिचक है। इस स्थिति से पहले KP ओली सरकार के दौर में शुरू हुई, जब वह अपनी सरकार को बचाने के लिए भारत के साथ रिश्ते खराब कर रहे थे। खैर, आपको बता दें, शेर बहादुर देउबा और प्रचंड गठबंधन की जब सरकार बनी तो चीन को इन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि नेपाली PM देउबा को डर था कि भारत के साथ जो विश्वास का रिश्ता है वो विश्वास का रिश्ता खराब हो जाएगा। अब नेपाल क्यों इतना बड़ा दुविधा में फंसा है, तो आपको बता दें, ये जो स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हैं, नेपाल की दुविधा का एक बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है? एक कहते हैं ना कि एक तो पहले से ही समस्या में घिरा हुआ है, बस थोड़ी सी बची हुई है और उस थोड़ी से में भारत करीब 18,000 करोड़ रुपए खर्च करके एक झटके में सारे के सारे चाइना के इकोनॉमी के खंभे गिरा रहा है, एक एक करके। कई बार ऐसा होता है ना, लड़ाई आप सीधी तौर पर लड़ते हो वही सही नहीं होता है। कई बार ऐसी भी लड़ाइयाँ होती हैं जो बहुत ही आराम से लड़ी जाती हैं और बहुत ही गंदे तरीके से इकोनॉमिक तौर पर लड़ी जाती हैं, और ऐसा ही भारत ने किया है, जिसका अब असर भी दिख रहा है। आपको बता दें, इस वक्त सबसे बड़ी तबाही चाइना ने क्या शुरू की है। चाइना की इकोनॉमी हो रही है खस्ता हाल और चाइना के शेयर मार्केट तक का कंट्रोल जिनपिंग के हाथ में है। अब ये मैंने कैसे कह दिया? ऐसा है ना कि जिनपिंग को किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि जिनपिंग पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं कि कहीं भी कुछ हुआ तो वो रोक सके। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं, जो आर्टिकल कह रही है कि सारा कंट्रोल कहीं ना कहीं जिनपिंग अपने हाथ में रखते हैं। देखने को ये मिल रहा है कि बार बार जिनपिंग के कंट्रोल रखने के बावजूद स्थिति गिरती जा रही है। अब जिनपिंग के कंट्रोल में कैसे है
तो आपको बता दें जिनपिंग के कंट्रोल में ऐसे है कि उनका कहना है कि जो भी नीतियां हैं वो नीतियां शेयर मार्केट को देखकर रखी जाती हैं और जिनपिंग जो नीतियां बना रहे हैं उन नीतियों में शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है। अब जिनपिंग के हाथों में है कि वो इसे कैसे ठीक करते हैं। ये जो एक ग्राफ देख रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स का, ये जो एक चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में कुछ चीजें बताई गई। जैसे इस चार्ट में बताया गया कि आईपीओ के द्वारा कौन कौन से देश ने सबसे ज्यादा फंड रेज किए हैं, फंड उठाए हैं। तो यहाँ पर देखने को मिला कि यहाँ पर चाइना ने $41 बिलियन का, अमेरिका ने $18 बिलियन का, यूएई ने $4 बिलियन का, इंडोनेशिया ने 3, भारत ने 3, जापान ने 3, हांगकांग ने 3। ये कर आप समझ में आ रहा होगा कि लगभग चाइना ने अपने आईपीओ द्वारा जो फंड रेज किया है वो अकेले बाकी दुनिया के आधा के बराबर है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस आर्टिकल की कटिंग, जिसमें कहा जा रहा है कि कौन से आईपीओ में कितना पैसा जाएगा। इसके लिए हमेशा से रेड और ग्रीन सिग्नल चाइना के सीसीपी पार्टी द्वारा दिया गया, यानी जो सत्ता में पार्टी है जिनपिंग उनके द्वारा दिया गया। इसीलिए ये बात कही गई कि यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल करते हैं, शेयर मार्केट तक को कंट्रोल करते हैं जिनपिंग। लेकिन अब जिनपिंग ने क्या गलती कर दी? जिनपिंग ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि युआन में बॉन्ड जारी करना शुरू कर दिया। जिनपिंग ने डॉलर की वैल्यू को गिराने के लिए, चूँकि इस वक्त युआन की वैल्यू सबसे गंदी परफॉर्मेंस करने वाली करेंसी में आ चुकी है एशिया की, और इससे बचना चाह रहा था जिनपिंग। तो इसने क्या किया, ये कहा कि अब जो हम बॉन्ड लागू करेंगे वो बॉन्ड हम युआन में करेंगे। अब जैसे ही ये बात निकल कर आने लगी, पीपुल बैंक्स ऑफ चाइना ने ये कहा कि हम बॉन्ड युआन में लागू करेंगे, वैसे ही इसकी खरीद में गिरावट देखने को मिलने लगी। इन्वेस्टर्स धीरे धीरे इस पर ध्यान नहीं देने लगे। चाइना ने न जाने क्या सोचकर इस बात को कहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। इस बात को इस समय में कहना अनुचित बताया जा रहा है क्योंकि युआन पहले से गिर रहा है। इन्वेस्टर्स डॉलर खरीदना चाहेंगे कि युआन खरीदना चाहेंगे, इसलिए यहाँ से ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे खुद को ही बर्बाद कर रहा है वैसे वैसे देखने को मिल रहा है कि चाइना कमज़ोर होता जा रहा है। राइटर्स की ये रिपोर्ट देख सकते हैं, इसमें कहा गया है कि युआन को कभी भी फॉरेन रिजर्व करेंसी रूप में नहीं देखा जा सकता है। इसलिए चाइना अगर बॉन्ड लागू कर रहा है तो ये चाइना की सबसे बड़ी गलती है। जहाँ एक तरफ चाइना गलती पे गलती कर रहा है, कई बार चीज़ें ऐसी होती है जब हड़बड़ाहट में आप कुछ चीज़ें बहुत जल्द हासिल करना चाहते हो तो बार बार गलती होती है, तो वहीं भारत एकदम सटीक तरीके से चल रहा है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं। भारत ने एक नई अनाउंसमेंट की है और इस अनाउंसमेंट के तहत भारत ने कहा है कि 18,000 करोड़ रुपए नए इंसेंटिव के रूप में दिए जाएंगे छोटे छोटे उद्योगों को, यानी छोटे उद्योगों के लिए भी अब भारत की सरकार स्कीम लेकर आ रही है। एक पीएलआई ने तो पहले ही नाक में दम कर रखा था, अब दूसरी ये छोटे। वैसे इसमें क्या बनेंगे? इसमें केमिकल, शिपिंग कंटेनर्स, इनपुट फॉर वैक्सीन्स, छोटी छोटी चीज़ों को रखा गया है, उनको भी अब इंसेंटिव दिया जाएगा। इसका मतलब समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे छोड़ने वाला है भारत। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।